Hello students, myself Dr. Amit Juneja and I welcome you all in this lecture of economics। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी तक वो है यूटिलिटी एनालिसिस और उसके थ्रू हम ट्राई कर रहे हैं टू फाइंड आउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की, जिसके अंदर हमने बात की थी इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमने मार्जिनल यूटिलिटी के टाइप्स किए थे, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। वन इज पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, देन इट्स जीरो मार्जिनल यूटिलिटी एंड देन इट इज अ नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमने बात की थी रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसमें हमने 7 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स जो हैं वो बनाए थे। अब हमने फर्दर कंटिन्यू करना है यूटिलिटी एनालिसिस के साथ। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो एक सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस के अंदर जितने भी रूल्स होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते। तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे रूल्स को फेल कराने वाली होती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने रूल को बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उन सारी चीजों को पहले से ही कांस्टेंट मान लेंगे कि जो जो हमें लगता है कि ये हमारे लॉ को फेल कराने वाली हैं। तो वो चीजें कौन कौन सी हैं, अब इसी चीज के अंदर हमने हेडिंग बना लिया असम्पशंस। हम उन सारी चीजों को कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे जो हमें लगता है कि हमारे लॉ को फेल कराने वाली हैं। तो यूटिलिटी एनालिसिस को जो जो चीज फेल करा सकती है हम उसको असम्पशंस में लेने वाले हैं। पहली असम्पशन जो है वो ये है कि जो भी हमारा कंज्यूमर है वो क्या है, वो रैशनल कंज्यूमर है। सोचिए हमारा यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ने का मेन पर्पस क्या है, वो है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालना, एक ऐसा पॉइंट निकालना जिसके ऊपर एक कंज्यूमर ये कहे कि आई एम एट द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन, मैं सबसे बेस्ट हूं और मैं इसमें चेंज नहीं चाहता। वो कौन सा पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वो अपने आप को सबसे बेस्ट फील करेगा, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर रहा होगा, वो उसका पॉइंट होगा। अब अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर रैशनल नहीं है, रैशनल मतलब सोच समझ के काम नहीं करता, तो वो क्या करेगा, जब हमने अपना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी वाला टेबल बनाया था उसमें हमने बात की थी कि अगर आप 7 यूनिट कंज्यूम कर जाते हैं तो क्या होगा, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हो जाएगी, मतलब आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो जानी है। तो अगर कम हो जाएगी तो फिर आप रैशनल कहां से हुए, आपने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कहां पे करा, क्योंकि मैक्सिमम यूटिलिटी जो थी वो तो 6 यूनिट पे थी जब आपको 30 मार्जिन यूटिलिटी जो है, सॉरी 30 टोटल यूटिलिटी जो है मिल रही थी और उसके ऊपर मार्जिन यूटिलिटी जो है वो कितनी थी, वो 0 थी। सो अगर आप रैशनल हैं, अगर आप सोच समझ के काम करते हैं तो ही आप अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सकते हैं और अपना इक्विलिब्रियम का पॉइंट अचीव कर सकते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी कंज्यूमर है वो रैशनल है, वो वाकई में अपनी जो सेटिस्फैक्शन है उसको वो मैक्सिमम करना चाहता है। सेकंड जो हम मान के चल रहे हैं वो है कार्डिनल यूटिलिटी, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो यूटिलिटी है उसको हम इन कार्डिनल नंबर मेजर कर सकते हैं। अब कोई कहेगा यूटिलिटी तो नंबर में मेजर हो ही नहीं सकती, हमने कब कहा, हम ये कह रहे हैं कि आपने जस्ट एक आइडिया देना है इन नंबर्स कि आपको वो चीज कैसे लगी। आमतौर पे हमसे ये कहा जाता है कि आपको एक चीज दिखा रहे हैं, आप उसको 10 में से कितने नंबर दोगे, हम कहेंगे 10 में से मैंने 8 दे दिए, अगर मुझे अच्छी नहीं लगेगी मैं कहूंगा 10 में से मैंने 2 दे दिए। अब इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं उसको मेजर कर रहा हूं, मैं जस्ट अपना एक ओपिनियन दे रहा हूं कि हाँ 10 के स्केल में मुझे ये चीज इतनी को लग रही है। तो इसमें हम यही मान के चलते हैं कि आपने यूटिलिटी को इन कार्डिनल नंबर मेजर करना है 1 2 3 4 के अंदर, और जब मेजर करना है तो उसके लिए एक मेजरिंग यूनिट यूज करना है। अब यूटिलिटी का मेजरिंग यूनिट क्या है, वो है यूटल। तो ये हम इसमें मान के चलते हैं यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर के अंदर मेजर किया जा सकता है। फिर अगली assumption है हमारी, वो है इंडिपेंडेंट
यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें मान के चलेंगे कि हर एक कम्युनिटी की यूटिलिटी जो है वो अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंट है। मतलब एक कम्युनिटी की यूटिलिटी का दूसरी कम्युनिटी की यूटिलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं। बाद में हम इसको क्रिटिसाइज भी करने वाले हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हर एक कम्युनिटी की यूटिलिटी जो है वो अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं होती है। ये सारी जो है एक क्रिटिसिज्म के बेस्ड है। बाद में लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि दैट यू कांट मेजर यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर। इसको कैसे क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि ये मान के चलता है कि एक चीज की यूटिलिटी का दूसरी चीज की यूटिलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हर एक चीज अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंट है। मतलब अब सोचिए अगर मैं इसको क्रिटिसाइज करूं तो क्या हो सकता है। अब सोचिए फैन के अंदर क्या यूटिलिटी है अगर लाइट ही ना हो तो। कार में क्या यूटिलिटी है अगर उसमें पेट्रोल ही ना हो तो। पेन के अंदर क्या यूटिलिटी है अगर उसके अंदर रिफिल ही ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक जो कम्युनिटीज हैं जो आपस में रिलेटेड होती हैं उनकी यूटिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड करती है। पर ये क्रिटिसिज्म बाद में करने वाले हैं। क्यों? फिलहाल तो हम ये मानते ही चल रहे हैं कि जो यूटिलिटीज हैं वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। मतलब एक कम्युनिटी की यूटिलिटी का दूसरी कम्युनिटी की यूटिलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या है, ये मान के चलते हैं कि आपके जो टेस्ट हैं और जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं या जो आपकी हैबिट्स हैं वो क्या है, वो कांस्टेंट रहती हैं। मतलब आपके टेस्ट के अंदर, आपकी प्रेफरेंसेस के अंदर, आपकी हैबिट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता। फिर इसमें मान के चलते हैं कि जो भी कमोडिटीज हैं उनका प्राइस जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। अब ये असम्पशन क्यों लेते हैं? जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करेंगे तब हमें इस असम्पशन की जरूरत जो है वो वहां पे पड़ने वाली है। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो भी रेट है वो चेंज नहीं होने वाले। फिर इसके अंदर एक और असम्पशन लेके चलेंगे, वो है फिक्स्ड इनकम की। मतलब जो भी कंज्यूमर है उसके पास जितनी इनकम अवेलेबल है उतनी ही है, उसके पास पैसे जो है वो पहले से ज्यादा जो है वो नहीं होने वाले। उसके बाद फिर हम मान के चलेंगे कि उसको क्या है, परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट नॉलेज मतलब उसको पता है कि मार्केट के अंदर कितनी चीजें पड़ी हैं, हर एक चीज से मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, टोटल यूटिलिटी कितनी है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, उसका प्राइस कितना है, ये सारी की सारी चीजें उसको पता है और इन्हीं के बेसिस पे वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। नंबर 8 वो मान के चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को वो कांस्टेंट मान के चल रहा है। क्वेश्चन था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या चीज होती है, तो हम अभी प्रेजेंटली इसी चीज को ही डिस्कस करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या चीज है। क्योंकि अगर ये हमने नहीं समझा तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो इसी को समझते हैं, तो नाम से पकड़ेंगे। वो कहता है मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, वन मोर। तो मनी, वन मोर मनी आपको कितनी यूटिलिटी दिलवा सकती है, वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब मनी का एक यूनिट आपको कितनी यूटिलिटी दिलवा सकता है, वो क्या है, वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। इसको कई बुक्स भी देती हैं कि इट इज द वर्थ ऑफ अ रुपी। वर्थ मींस इंपॉर्टेंस, so it is the importance of a rupee। ये आपके लिए 1 रुपए की इंपॉर्टेंस है। 1 रुपए की क्यों? क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, मार्जिनल की बात कर रहे हैं। तो मार्जिनल का मतलब हमेशा एक और होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब 1 रुपए की आपके लिए क्या यूटिलिटी है। अब 1 रुपए की मेरे लिए क्या यूटिलिटी होगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो 1 रुपया है वो मुझे कितनी चीजें परचेज करके देता है, तो उन चीजों को कंज्यूम करने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है। जैसे अगर हम एग्जांपल, अगर हम अपने पापा से या अपने ग्रैंडपा से पूछें कि
डज इट मीन? उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे जमाने के अंदर 1 रुपए में बहुत वैल्यू थी, आज तो 1 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब उनके टाइम पर 1 रुपया उनको बहुत सारी चीजें खरीद के दे सकता था, इसलिए 1 रुपए की वैल्यू भी ज्यादा थी। आज वो कहते हैं 1 रुपया की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 रुपया आपको कुछ भी खरीद के नहीं दे सकता या बहुत कम चीजें खरीद के दे सकता है, इसलिए आज 1 रुपए की वैल्यू कम है। सो वैल्यू ऑफ अ रुपी, वर्थ ऑफ अ रुपी और इंपॉर्टेंस ऑफ अ रुपी, 1 रुपए की क्या इंपॉर्टेंस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी चीजें खरीद के दे सकता है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आप मार्केट में गए और आपने शॉपकीपर को 1 रुपया दिया, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंस जो है वो 1 रुपए की निकाली है। आपने शॉपकीपर को 1 रुपया दिया और उसको बोला इससे टॉफी ले लो। अब वो कहता है कि एक टॉफी 1 रुपए की है, तो जो प्राइस आया उस टॉफी का वो आया 1 रुपया। इसका मतलब जो 1 रुपए की टॉफी थी, अब आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपए ने आपको एक टॉफी परचेज करके दी। अब 1 रुपए की परचेजिंग पावर है, 1 रुपया खरीद के दे सकता है कितनी टॉफीज? 1 टॉफी। तो जो क्वांटिटी आपके पास आई वो आई 1, 1 टॉफी आई, आपने उस टॉफी को खाया। अब ये एनालिसिस मान के चलता है कि अगर आप कोई भी चीज को कंज्यूम करते हैं तो आप ये जरूर बताएंगे कि आपको उससे कितनी यूटिलिटी मिली। आप चाहें तो ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कैसे? शॉप पे जाइए, उसको 1 रुपया दीजिए, 1 रुपए की टॉफी लीजिए और उसको खा लीजिए। खाते आप ये बताइए, अब आपको बताना तो पड़ेगा क्योंकि ये तो मान के चलता है कि हम बता सकते हैं, अब आपको बताना तो पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि जब आप वो टॉफी खाई आपने तो आपको उससे कितनी यूटिलिटी मिली। तो अगर आपने ये कह दिया कि मुझे उस एक टॉफी से जो है वो 10 यूटिल ऑफ यूटिलिटी मिली। अब आप 10 की जगह पे कुछ भी बोल सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि मैंने पहले दिन एक बात कही थी कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज रहती है। अगर आपने ये कहा कि आपको उस एक टॉफी को खाने से आपको 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल गई है, इसका मतलब कि 1 रुपए के अंदर इतनी पावर है कि वो आपको एक टॉफी दिलवा सकता है और वो एक टॉफी आपको 10 यूटिलिटी दिलवा सकती है। मतलब 1 रुपए ने आपको 10 यूटिलिटी दिलवा दी। मैं बोलूंगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? 10 है। सिंपल। आपके पास 1 रुपया है, आप उससे कोई चीज खरीदते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और फिर बताते हैं कि आपको उस एक चीज को खाने के बदले में कितनी यूटिलिटी मिली। अब वो 1 रुपए जो भी आपको यूटिलिटी मिली होगी वो किसने दिलवाई है? वो 1 रुपए ने दिलवाई है। वही जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी? वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगी। थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। सपोज करो कि आप अगली बार गए तो अब शॉपकीपर कहता है कि अब टॉफी जो है वो 50 पैसे की। अब हमने यूटिलिटी कितने की निकालनी? 1 रुपए की। अब 1 रुपए ने आपको कितनी टॉफीज दिलवा दी? 2। अब आप 2 टॉफीज खाएंगे। अब आप पहली खाएंगे तो आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि 10। अगली टॉफी खाएंगे तो अब यूटिलिटी आपको पिछले वाले से कम मिलनी है, मान लो अगले से मिली 8, तो इसका मतलब अब आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 18। तो मैं कहूंगा 18 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी। अब 50 पैसे की एक टॉफी थी, आपके पास 1 रुपया था, 1 रुपए ने आपको 2 टॉफीज दिलवाई। मतलब अब 1 रुपए ने जो आपको 2 टॉफीज दिलवाई, उन 2 टॉफीज को खाने से 18 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिली। मतलब अब 1 रुपए ने आपको कितनी यूटिलिटी दिलवाई? 18। तो मैं कहूंगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 18। मतलब 1 रुपया आपको कितनी यूटिलिटी दिलवा सकता है, वही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगली बार अगर आप गए, अब शॉपकीपर आपको कहता है अब तो जो टॉफी है वो 2 रुपए की है। इसका मतलब अब आपके पास तो 1 रुपए है। अब 1 रुपए से आपको हाफ टॉफी मिलेगी। अब आपने हाफ टॉफी खाई, फुल खाई थी तो 10 मिली थी, हाफ खाई है, अब जितनी चीजें कम कंज्यूम करेंगे यूटिलिटी उतनी कम मिलेगी। मान लो हाफ खाने से आपको 6 यूटिलिटी मिली।
अब 1 रुपए ने आपको हाफ टॉफी दिलवाई, हाफ टॉफी खाने से आपको 6 यूटिलिटी मिली। आपने कहा कि 1 रुपए ने मुझे 6 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी दिलवाई है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी हो गई? 6 हो गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है कि जो आपके पास 1 रुपया है वो आपको कितनी यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी दिलवा सकता है, वो क्या है? वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगी। अभी जब हम assumptions लिख रहे थे उसके अंदर हमने एक assumption लिखी, मैंने कहा था इसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो ये थी कि फिक्स्ड प्राइस है, मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। अब सोचो यहां पर पहले प्राइस 1 रुपया था तो मार्जिनल ऑफ मनी कितनी थी? 10। प्राइस 50 पैसे हुआ, चीज सस्ती हो गई, जो आपके पास पैसे थे उन्होंने आपको ज्यादा चीजें दिलवाई, मार्जिनल ऑफ मनी बढ़ गई। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट में m डाल सकते हैं, m मतलब मार्जिनलिटी ऑफ मनी, मार्जिनलिटी ऑफ मनी, मार्जिनलिटी ऑफ मनी। चीज सस्ती हुई, जो आपके पास पैसे थे उन्होंने आपको ज्यादा क्वांटिटी खरीद के दी, आपकी यूटिलिटी बढ़ गई। चीज महंगी हो गई, उसमें आपको जो चीजें थी वो कम दिलवाई, आपकी मार्जिनलिटी ऑफ मनी कम हो गई। मतलब अब अगर प्राइस चेंज हो जाए तो क्या होगा? जो चीजें वो 1 रुपया आपको खरीद के दे रहा है वो भी चेंज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली मार्जिनलिटी ऑफ मनी भी चेंज हो जाएगी। पर हमने मान लिया कि प्राइसेस क्या है? फिक्स है। अगर प्राइस फिक्स है मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अगर ये नहीं हो सकता तो फिर मार्जिनलिटी ऑफ मनी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर प्राइस फिक्स होंगे तो ही मार्जिनलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होगी। तो जब हम ये कहते हैं कि प्राइसेस फिक्स है, अल्टीमेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये हमारी assumptions रहेंगी जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। अब हम इसी के अंदर एक लॉ करते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो लॉ क्या है? वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ध्यान से नाम से पढ़ लीजिए, आपको बात क्लियर हो जाएगी कि एक ऐसा लॉ है जो ये कहता है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर एक अगले यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिलने वाली है वो यूटिलिटी क्या करेगी? डिमिनिश करेगी, फॉल करेगी, पहले से कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? ये हम ऑलरेडी जब हमने अपना फर्स्ट टेबल बनाया था उसके अंदर ही हमने ये बात क्लियर कर दी थी कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को और कंज्यूम करते हैं क्या होता है? अब हमें उन चीजों की जरूरत नहीं रहती। तो क्या होता है? अगर हमें उन चीजों की जरूरत नहीं रहेगी क्या होगा? हमारी उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन भी कम होती जाएगी। क्योंकि मैंने अपने पिछले लेक्चर में यही बात की थी कि हमें किसी भी चीज से कितनी यूटिलिटी मिलती है दैट डिपेंड्स कि हमें उस चीज की कितनी जरूरत है। जैसे जैसे जरूरत कम होती जाएगी हमें उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी कम होती जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे बनाएंगे? वही पुराना टेबल जो है हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आप यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन लिख सकते हैं, आप कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे टोटल यूनिटी वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। उसने आपको सिर्फ इतना कहा है कि आपने अपनी मार्जिनलिटी को क्या करवाना है? डिमिनिश करवाना है, कम करवाना है। तो खाली मार्जिनलिटी वाला कॉलम बना दीजिए। तो कंजम्पशन 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट एंड 7 यूनिट। वही पुराना टेबल यूज करने वाला हूं। 10, 8, 6, 4, 2, 0 एंड -2। तो क्या हो रहा है कि यूटिलिटी जो है वो क्या कर रही है? हर एक अगले यूनिट की फॉल कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इसी लॉ को चाहे तो हम एक डायग्राम के थ्रू जो है वो भी दिखा सकते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगी? इसको टेबल को इधर बना लेते हैं और इसके बिल्कुल साथ जो है वो हम एक डायग्राम भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर मार्जिनलिटी 10 8 6 4 2 0 एंड -2। तो यहाँ पे इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का उसमें आपने टेबल भी देना है और साथ में आपने उसकी जो है डायग्राम भी बनानी है।
तो जो y एक्सिस है उसके ऊपर हम मार्जिनलिटी ले लेते हैं, ये किसी भी कम्युनिटी की हो सकती है, लेट इट बी x कम्युनिटी। यहां पर हम ले लेते हैं कि हमने उसके कितने यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम किए, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट एंड 7 यूनिट। यहां पर हमने मार्जिनलिटी दिखानी है 2, 4, 6, 8 एंड 10। पर हम देखें तो मार्जिनलिटी माइनस में भी है तो हमें नीचे भी जाना पड़ेगा, तो यहां पे -2 आ जाएगा। फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम किया, तो फर्स्ट यूनिट से हमें 10 मार्जिनलिटी मिली, तो ये हमारा ए पॉइंट आ जाएगा। सेकंड से हमें 8 मार्जिनलिटी मिली, तो ये हमारा बी पॉइंट आ जाएगा। थर्ड से हमें 6 मार्जिनलिटी मिली, तो ये हमारा सी पॉइंट आ जाएगा। फोर्थ से हमें 4 मार्जिनलिटी मिली, डी पॉइंट आ जाएगा। फिफ्थ से हमें 2 मार्जिनलिटी मिली, ये हमारा ई पॉइंट आ जाएगा। सिक्स्थ से हमें 0 मार्जिनलिटी मिली, एफ पॉइंट आ जाएगा। इसको थोड़ा इधर देख लेते हैं, तो 7 से हमें क्या हुआ, अब माइनस में जा रहा है, तो 7 से हमें -2 मार्जिनलिटी मिली, तो ये हमारा जी पॉइंट जो है वो आ जाएगा। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिला दें, कौन सा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, तो ये जो आपको कर्व नजर आ रही है, दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी एक्स कम्युनिटी की कर्व जो है वो आपकी बन जाएगी। कर्व जो है वो क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब हर एक अगले यूनिट से जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो पहले से कम मिल रही है। दैट्स व्हाई द लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर ये लॉ है तो हर एक लॉ की तरह क्या होगा, इसकी भी कुछ असम्पशंस होंगी। अब वो असम्पशंस क्या हैं हम वो बात करने वाले हैं, तो हम इसको यहीं पर ही लिख लेते हैं, असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग लिखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ये कहता है कि इफ other things remain constant. What is that? In French, it is called the ceteris paribus clause. Ceteris paribus clause. In English, it means other thing remains constant. Other things remains constant का मतलब क्या हुआ? वही सारी चीजें जो मुझे लग रहा था कि ये चीजें मेरे लॉ को फेल कराएंगी, मैंने पहले से ही उन सारी चीजों को अपनी assumptions में कांस्टेंट मान लिया। जब हम कहते हैं अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द assumptions। तो assumptions तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके इस लॉ को फेल कराने वाली होंगी। कौन कौन सी होंगी अभी उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले से ही ये मान लीजिए कि जो चीजें हमारे लॉ को फेल करा रही हैं वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो कहते हैं अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, देन when we increase the consumption of a commodity, the marginal utility we get from the every additional unit of that commodity will diminish। वो क्या मिलेगी, वो पहले से कम होगी। अब वो जो other things हैं जो constant हैं वो कौन कौन सी हैं हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमें चीज मान के चलनी पड़ेगी वो होगी कि जो भी आपकी कंजम्पशन हो उस चीज की वो क्या होनी चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कीजिए मैं कहूं कि आपको कोई सब्जी जो सबसे अच्छी लगती है वो अपने दिमाग में ले आइए। अभी सोचिए एक ऐसी सब्जी जो आप खाने में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आपको, तो वो कौन सी होगी। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बोलूं कि मुझे कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। अब कढ़ी क्यों अच्छी लगती है, वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो मुझे कभी कभी मिलती है, मेरे घर पे कभी कभी बनती है, ठीक है। पर अगर सोचिए कि आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम में और एक हफ्ते तक लगातार आप कढ़ी खाएं, या अगर आपको पनीर की भी सब्जी अच्छी लगती है, अगर आप एक हफ्ते तक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम में वही सब्जी खा रहे हैं, अल्टीमेटली आप बोर हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, आपको यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। अब यूटिलिटी कब डिक्रीज करी, जब आपने उस चीज की कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करी। अब मैं आज कढ़ी खाता हूं,
और 15 दिन के बाद फिर से कड़ी खाता हूं और ये कहता हूं ना मेरी तो मार्जिनलिटी डिक्लाइन ही नहीं हुई, तो ये तो लॉ फेल हो गया। लॉ कहता है कि मार्जिनलिटी डिक्लाइन करेगी, पर जब आप उस चीज को कॉन्टिन्यूअसली कंज्यूम करोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आपने बीच में ब्रेक डाल दिया फिर आपकी मार्जिनलिटी जो है वो डिक्लाइन नहीं करेगी, फिर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली चीज जो याद रखनी है वो ये है कि मार्जिनलिटी तभी फॉल करनी चाहिए जब क्या होगा, आपकी कंजम्पशन जो है वो कंटीन्यूअस रहेगी। एक चीज को आप कंटीन्यूअसली कंज्यूम करेंगे तो आपकी मार्जिनलिटी फॉल होगी, नहीं तो नहीं होगी। नंबर 2 वो कहता है कंजम्पशन जो है वो तो कंटीन्यूअस रहनी चाहिए। नंबर 2 ये होना चाहिए कि नो चेंज इन टेस्ट, मतलब जो कंजम्पशन आप कंटीन्यूअस कर रहे हैं, अब आपने फर्स्ट सपोज कीजिए कि आपके पास एक कटोरी में खीर, आपने वो खीर खाई, फिर अगली कटोरी खीर खाई, फिर अगली कटोरी खीर खाई, आपकी कंजम्पशन कंटीन्यूअस है। पर कहता है कि जो आपको डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उनका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके मदर आपको एक कटोरी खीर देते हैं और उसमें वो चीनी डालना भूल जाते हैं, आप खीर खाएंगे, अब उसमें चीनी नहीं है, आपको चीनी अच्छी लगती है, आपको खीर जो है वो फीकी लगेगी, आपको उससे यूटिलिटी कम मिलेगी। अगली बार जब आपको कटोरी दी गई तो क्या हुआ, आपकी मदर ने इसमें चीनी डाल दी, अब आपको खीर टेस्टी लगेगी, आप कहेंगे कि जो मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था उससे यूटिलिटी कम मिली थी पर सेकंड से ज्यादा मिल गई। मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल करने की बजाय वो तो राइज कर गई। ये लॉ तो कहता था कि जो मार्जिनलिटी है वो तो डिमिनिश करेगी, लॉ फेल हो गया। लॉ फेल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपकी कम्युनिटी जो आप कंज्यूम कर रहे थे उसका टेस्ट चेंज हो गया। अगर टेस्ट बिल्कुल सेम रहे और आप कंटीन्यूअसली कंजम्पशन करते जाएं तो क्या होगा, आपकी मार्जिनलिटी जो मिलेगी हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से वो क्या होगी, वो पहले से कम होगी ही होगी। थर्ड, इसके अंदर हम मान के चलते हैं कि पहला कंटीन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, जो भी कंजम्पशन आप कर रहे हैं उसके टेस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए। थर्ड है जो कहता है कि जो भी कंजम्पशन की जाए वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में होनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन का मतलब क्या है कि देखिए जब हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं उसमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। जैसे आपकी मदर ने आपको खीर खिलाई, उन्होंने क्या किया, एक स्पून लिया, एक स्पून के अंदर आपको खीर दी और आपको खिलाई और पूछा कि हाँ अच्छी बनी है, आपने कहा हाँ अच्छी बनी है। आपको उसके बाद एक पूरी कटोरी जो है वो खीर की दे दी गई, अब आप पूरी कटोरी खीर खा रहे हैं। आप कहेंगे कि जो मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था उसमें तो इतनी सी खीर आई स्पून में, उससे तो मेरे मुंह में ही रहेगी, वो तो पेट में गई। इसका मतलब मुझे उससे यूटिलिटी कम मिली, पर जब मैंने बाद में पूरी कटोरी खीर खाई तो मुझे यूटिलिटी ज्यादा मिली। अगला यूनिट जो है उसने मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा दे दी, लॉ फेल हो गया। लॉ फेल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने जो दोनों यूनिट कंज्यूम किए वो स्टैंडर्ड साइज के नहीं थे। जो पहला यूनिट कंज्यूम किया वो स्पून था और दूसरा यूनिट पूरी कटोरी था, दोनों यूनिट सेम। मतलब अगर आप खीर खा रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक पूरी कटोरी खीर की खाएंगे। अब आप क्या करिए, दोनों बार सेम यूनिट कंज्यूम कीजिए, एक पूरी कटोरी खीर की खाइए, उसके बाद एक पूरी कटोरी फिर से खीर की खाइए। अब और दोनों का टेस्ट चेंज ना हो और दोनों कटोरियां आप कंटीन्यूअसली खाइए। अब क्या होगा, जो फर्स्ट कटोरी आप खीर खाएंगे उससे आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी और जो सेकंड यूनिट से आपको मार्जिनलिटी मिलेगी वो कम मिलेगी। क्यों, क्योंकि पहली बात दोनों का टेस्ट सेम है, नंबर 2 दोनों के यूनिट्स सेम हैं, तीसरी बात आप उन दोनों की कंजम्पशन कंटीन्यूअसली कर रहे हैं। अगर आप इन तीन असम्पशंस को लेके चलेंगे तो ही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी जो है वो एप्लीकेबल होगा, तभी हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है इसको हम ना एक फंडामेंटल लॉ कहते हैं। फंडामेंटल लॉ कौन सा होता है, ऐसा लॉ होता है जो हमेशा इंप्लीमेंट होता है, ये लॉ चेंज नहीं होता। ऐसी कोई चीज बनी नहीं है जिसके ऊपर ये लॉ इंप्लीमेंट ना हो।
हर एक चीज के ऊपर लॉ इंप्लीमेंट होगा, हर एक चीज, चाहे वो कोई मर्जी है। जैसे जैसे आप उसकी कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे, उसके टेस्ट में चेंज नहीं आएगा, और उसके स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे, हर एक यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो अगले यूनिट से मिलेगी वो कम होगी ही होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब ऐसी चीजें भी हैं जिन पे लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता, पर वो गलत है, ऐसी कोई चीज नहीं है। जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि आप एक बुक पढ़ते हैं, आपको बड़ी अच्छी लगी, आप दोबारा पढ़ेंगे, पर अल्टीमेटली आप उस बुक से बोर हो ही जाएंगे, अल्टीमेटली ये लॉ इंप्लीमेंट होगा ही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो ड्रंकर्ड्स होते हैं, जो शराब पीते हैं, वो एक पैग पिएंगे, उसको अच्छा लगेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अल्टीमेटली वो भी कहेगा कि अब मैंने और नहीं पीनी, मतलब अब वो भी ये कहेगा कि अब मुझे गिल्टी मिलनी बंद हो गई है। जैसे अब वो कहता है किसी को कॉइन कलेक्शन करने का शौक होता है, तो क्या करेंगे, वो कॉइन कलेक्ट करते हैं, तो जितना उनके पास ज्यादा कॉइन्स आते हैं, ठीक है, तो उनकी गिल्टी उतनी बढ़ती जाती है। पर जो शुरू में आपके पास एक शौक होता है कॉइन कलेक्शन करने का, जब आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हो जाएंगे, आप उतने एंथुसियाज्म से वो कॉइन्स कलेक्ट नहीं करेंगे, आपकी गिल्टी जो है वो डिक्लाइन होगी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप एक अंगीठी पुराने जमाने में होती थी, उसमें आप कोल डालते थे, तो उससे हीट क्रिएट होती थी, तो जैसे जैसे आप ज्यादा कोल डालेंगे हीट ज्यादा क्रिएट होगी, पर अल्टीमेटली आपको उसमें कोल डालना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हीट इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाएगी कि आप उसको बियर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनके ऊपर ये हम मान सकते हैं कि शुरू में आपकी यूटिलिटी राइज कर सकती है, पर अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करना शुरू कर जाएगी, मतलब आपका लॉ इंप्लीमेंट होगा ही होगा। दैट्स व्हाई द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ। अब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको हम कहते हैं गॉसन्स फर्स्ट लॉ। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये दिया था गॉसन ने, ठीक है, उसका फर्स्ट लॉ है, उसका एक सेकंड लॉ भी है जो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक रहेगा। तो गॉसन ने अपने दो लॉज दिए थे, एक था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, दिस वाज कॉल्ड द गॉसन फर्स्ट लॉ, एंड द गॉसन सेकंड लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक रहेगा। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, डाउट जरूर सॉल्व किए जाएंगे। नाउ इट्स थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।